हाँ तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने घरों के अंदर अच्छे होंगे। चलो तो अब हम आगे पढ़ना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर खिलजी वंश। खिलजी थोड़ा अपने ज्यादा ही लंबा खींच गया है, 2 ही पूरे वीडियो बन गए हैं, लेकिन अभी तक खिलजी पूरे हुए नहीं है। चलो तो खैर अपन खिलजी वंश के बारे में बात करें तो अपन देखेंगे कि 4 खान, ये चारों खानों के नाम आपको एज इट इज याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इन दोनों के बारे में ध्यान रखना कि जफर खान जो है वो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था और नुसरत खान जो है वो रणथंबोर अभियान के अंदर मारा गया था। तो इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे अन्य प्रसिद्ध सेनापति, अदर फेमस कमांडर के अंदर गाजी मलिक। तो अब एक तो यहाँ पे पहली बात ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे और इन आक्रमणों को असफल करने वाला गाजी मलिक था। कालांतर में यही गाजी मलिक वापस शासक बनेगा, ठीक है, एक अलग नाम से, जो अपन देखेंगे आज ही के वीडियो के अंदर। तो गाजी मलिक, तो इसने सब कई बार मंगोलों को जो है वो पराजित किया था। इसके अलावा अपने कल बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर मलिक काफूर की, ठीक है। तो ये मलिक काफूर का पोर्ट्रेट तो ओरिजिनल लगता नहीं है, लेकिन हाँ जिस किसी ने सब है ना बनाया है उसने ऐसा सोच समझ के है ना बनाया है कि अत्यंत ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत ज्यादा क्रूर था, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा चालाक था, ठीक है। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं कि ये गुजरात का एक किन्नर था, थर्ड जेंडर था, जिसको अपने यहाँ पे सामान्य तो लोग हिंजड़ा भी बोलते हैं। अच्छा शब्द नहीं है लेकिन बोलते हैं, थर्ड जेंडर था ये, ठीक है। और ये पहले मतलब हिंदू था, बाद में इसने अपना धर्म चेंज कर लिया और मुस्लिम बन गया था, ठीक है। और इसकी सबसे मेन जो है ना विशेषता है वो इसका नाम, ये 1000 दिनारी के नाम से प्रसिद्ध था। मीन्स ये अमाउंट उस जमाने के अंदर एक गुलाम के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी नुसरत खान का ईगो हर्ट हुआ, इसको खरीदा। हालांकि ये जो बाद में है ना सब, इसने बिल्कुल इसका नाम इसको इसने सिद्ध किया कि ये 1000 दिनारी है वाकई में। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर तो हालांकि अलाउद्दीन खिलजी जब है ना बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तो उसके अंतिम समय में इसके ऊपर जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मलिक काफूर का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो वो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कुछ हद से ज्यादा ही मतलब है ना बढ़ गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी सारे कार्य इससे पूछ पूछ के सब है ना करता था। और इसके तो अधिकार इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि एक दिन ये अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है और कहता है कि आपका जो बेटा है ना खिजर खान, वो आपके अगेंस्ट है, उठा के जेल में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बिल्कुल जेल में। उसके बाद में वापस शादी खां, उसको भी क्या उठा के जेल में, तो सब उसको भी जेल में। और फिर मलिक काफूर उनको टॉर्चर करता था। एक दिन इसका एक और बेटा था, उसका नाम था मुबारक खिलजी। तो सब इसने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि इसको मुबारक को भी जेल में डालते हैं। हालांकि उसके मुबारक के तो लक्षण भी थे, ठीक है, क्योंकि वो है ना बहुत ज्यादा नशे में रहता था, लड़ाई झगड़े करता था और उसका जो है ना बिहेव थोड़ा सा अजीब ही था, इस कारण से उसको भी जेल में डाल दिया। तब एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने उससे कहा भी कि यार तू चाहता क्या है, मेरे हाथों से मेरे ही है ना सारे बेटों को जो है वो तू जेल में डलवाता जा रहा है और सब उनको टॉर्चर कर रहा है। इसने कहा आप चिंता मत करो। इसने कहा चिंता होती है भाई, मेरे मरने के बाद में कौन सा व्यक्ति नया शासक बनेगा। तब ये कहता है कि आप चिंता मत करो, आपका एक छोटा बेटा है जिसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है। तो जो है ना शिहाबुद्दीन उमर भी बोलते हैं उसको, उमर या उमर। तो आप चिंता मत करो, ये शिहाबुद्दीन उमर धीरे धीरे बड़ा होगा तो मैं इसको एक बहुत ही अच्छा योग्य व्यक्ति है ना बनाऊंगा, और आप चिंता मत करो। अलाउद्दीन खिलजी का चिंता होती है भाई, मरने वाला हूं मैं। इसने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, आप शांति से मरो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। तो फिर नया जो शासक बनता है वो है ना बनता है शिहाबुद्दीन उमर या फिर शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है। शिहाबुद्दीन उमर एक छोटा सा बच्चा था। तो टेक्निक एक जो है ना बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, अब तक आप लोगों ने इतना इतिहास पढ़ा है तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी अपन कहते हैं छोटा बच्चा था, इसका मतलब वास्तविक शक्तियां किसी और व्यक्ति के पास में थी। यहाँ पे सब है ना प्रश्न आता है कि शिहाबुद्दीन उमर के समय वास्तविक शक्तियां किसके पास थी, तो वो आप लोग समझ गए, वो मलिक काफूर के पास थी, ठीक है। तो सब मलिक काफूर सब है ना मतलब वो जो नया सुल्तान बन गया, अरे सॉरी नया सुल्तान नहीं, एक्चुअली संरक्षक, लेकिन अब सारा पावर उसके पास में। इसने लगभग 35 दिन तक के आसपास जो है वो शासन किया। लेकिन अब ये खुल के आ गया था बिल्कुल फ्रंट पे, इसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था मलिक काफूर के। इसलिए अब मतलब इसने जो है वो अपने हिसाब से ऑर्डर वॉर्डर जारी करने स्टार्ट किए। इसने कुछ अमीरों का दमन भी किया। उसके बाद में इसने प्लानिंग करी कि अपन अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा है मुबारक खिलजी, इसकी हत्या करवाते हैं जेल में। तो ये बात जब कुछ अमीरों को पता लगी,
तब अमीरों ने कहा, अरे यार मतलब ऐसे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पूरे परिवार को नष्ट करेगा और उसके बाद में खुद ये शायद तो है ना सुल्तान बनना चाहता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के खुद के कुछ बॉडीगार्ड्स और कुछ अमीरों ने मिलकर मुबारक खिलजी को जेल से रिहा भी करवाया, सब निकलवाया चोरी छुपे। तो उसके अंदर तो कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इसने मलिक काफूर ने खुद ने मुबारक खिलजी को मारने के लिए कुछ अंगरक्षक भेजे थे, लेकिन मुबारक खिलजी खोटा सिक्का था, लेकिन वो खोटा सिक्का उस दिन चल गया क्योंकि वो जेल के अंदर बैठा था या फिर जो भी लिख सब है ना, जो भी लेटा था, जो भी, तो वो सब जैसे ही दरवाजा बजा तो ये है ना मुबारक समझ गया कि ये डेथ कॉल है मेरी, मतलब ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। तो वो मुबारक खड़ा होता है, कहता है प्लीज प्लीज रुको, एक बार मेरी बात तो सुनो। तब वो हत्यारे कहते हैं क्या कि यार तुम लोग हमारे घर के अंदर अंगरक्षक थे सारे के सारे, अब तो यार तुम लोग ही मुझे ही मतलब मारोगे। उन्होंने कहा भाई क्या ही करें, डील हुई है, सौदा हुआ है। तो वो कहता है ठीक है मुबारक खिलजी कि तुम्हें जितने पैसे मिलेंगे उससे ज्यादा दूंगा मैं, तुम लोग प्लीज मेरी साइड आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, तो मैं 10 गुना पैसा ज्यादा दूंगा। तो भी उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हालांकि हम लोग तुझे मारने के लिए आए हैं, इस समय हत्यारे हैं, लेकिन हमारा भी ईमान है कोई न कोई। तो वो अब देखो साहब उस दिन मुबारक खिलजी का दिमाग चला, चला नहीं भागा। मुबारक खिलजी ने एकदम से कहा रुको, एक बात रुको, सुनो, तुम लोग मुझे मारोगे, जबकि ये काम तो मलिक काफूर भी कर सकता था आसानी से, लेकिन वो खुद नहीं आया, तुम लोगों को भेजा है। उन्होंने कहा हाँ, तो क्या पता तुम लोग मुझे मार के जैसे ही बाहर जाओगे तो वहां पे वो है ना ऑलरेडी पहले से पूरी पूरी फील्डिंग करके बैठा होगा और वो है ना तुम लोगों की सबकी हत्याएं करवाएगा, उसके बाद में कहेगा अंगरक्षकों ने मुबारक की हत्या कर दी, मैंने वापस अंगरक्षकों को मार दिया। वो तो नीट एंड क्लीन निकलेगा ना। तब उसमें से कोई थे एक दो अंगरक्षक, उनको लगा हाँ यार बात तो सही है, क्या ही पता अपन तो ट्रैप ही हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है साहब बताओ करना क्या है। तब वो मुबारक उनको कहता है तुम लोग मेरे साथ में मिल जाओ और एक्चुअली जिस आदमी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था उसी की हत्या कर दो, और उसके बाद में तुम लोग सारे के सारे मेरे लॉयल वफादार। तो वो उनको लगा कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। तो वो हत्यारे वहां से निकलते हैं, मुबारक खिलजी को फ्री करते हैं। इधर जो सब मलिक काफूर कहीं पे उनका वेट कर ही रहा था और वो उसने एकदम से अंगरक्षकों को देख के क्या काम हो गया क्या, अंगरक्षकों उनका बस सर 1 मिनट, और एकदम से तलवार निकाली और मलिक काफूर को मार दिया और कहा हाँ साहब अब हो गया काम, एकदम डन। तो ये था शिहाबुद्दीन उमर। तो अपन देखेंगे शिहाबुद्दीन उमर, ही वाज माइनर, यह एक बच्चा था। रियल पावर वर इन द हैंड ऑफ मलिक काफूर, वास्तविक शक्तियां मलिक काफूर के पास में थी। मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी, ठीक है, उन्हीं अंगरक्षकों से की हत्या करवा दी। उसके बाद में नया जो शासक बनता है वो है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी तो मुबारक खिलजी था, ये इसके बारे में कोई ज्यादा वैसे जानने के लिए कुछ ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, दोनों ही डायमेंशन है। एक तो इसका शासनकाल है वो 4 साल का रहा था, आप देखेंगे यहाँ पे मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक जो है वो इसका टेन्योर रहा है। अब इसने जिंदगी में ऐसा कुछ कार्य वैसे किया नहीं कि अपन यहाँ पे इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ें, बस कार्य नहीं हरकतें की। अब हरकतें कैसी थी वो आप देख लो। एक नंबर का आलसी और शराबी व्यक्ति था, ठीक है, इस कारण से इसने कुछ ऐसी हरकतें की जो सब इसके है ना, जो इसके प्रश्न बनते हैं। एक तो इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, क्या मैं खुद खलीफा हूं, ठीक है। एक ये है ना दिल्ली के अंदर एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया साहब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सूफी संत थे, ठीक है। वो 7 सुल्तानों के समकालीन रहे थे, 7, लेकिन कभी किसी के दरबार में गए नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर उनका पावर इतना ज्यादा चलता था कि जितना एक सुल्तान का चलता था। सारे के सारे लोग जो यूं मानते थे कि निजामुद्दीन औलिया अपने आप में एक बड़ी तोप है, ठीक है। तो वो निजामुद्दीन औलिया साहब की एक विशेषता थी कि जब भी कोई भी नया व्यक्ति सुल्तान बनता तो वो निजामुद्दीन औलिया साहब अपने लोगों के माध्यम से बेस्ट विशेष भेजते थे उसके लिए, एक दो फूल गुलदस्ता वगैरह ऐसा कुछ भी जो भी फॉर्मेलिटी के रूप में, और कहते कि भाई निजामुद्दीन औलिया साहब ने आपको जो है सब आपका अभिवादन किया है। तो वैसे वैसे निजामुद्दीन औलिया को जब पता लगा कि नया सुल्तान मुबारक भाई है, तो फिर मुबारक भाई के लिए भी जो है सब अभिवादन भेजा, लेकिन इसने मुबारक खिलजी ने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। इसने कहा नहीं चाहिए मुझे किसी का अभिवादन, रखो तुम्हारा अभिवादन तुम्हारे पास में, ठीक है। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कभी कभार सब है ना जो दरबार के अंदर महिलाओं के कपड़े पहन के आता था, ठीक है। कभी कभार तो कंप्लीटली महिलाओं के कपड़े, कभी आधे महिलाओं के आधे पुरुष के, और फिर उसके बाद में एक तो इसकी हरकत ऐसी है, वैसे ऑनलाइन वीडियो के अंदर तो बताने लायक भी नहीं है कि साहब कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये दरबार के अंदर नंगा होकर भागता था इधर से उधर,
अब ये जितने भी इसके पॉइंट बताए मैंने आपको कुल मिला के 4। पहला, अपने आप को खलीफा घोषित किया। दूसरा, निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार किया। तीसरा, महिलाओं के कपड़े पहन पहन के आता था। और चौथा, ठीक है, नंगे होकर दरबार के अंदर भागता था। बस मुबारक खिलजी के 4 ही फैक्ट है। अब इन चारों फैक्ट के पीछे आप देखो कीवर्ड एक ही है, वो है शराब। ठीक है, क्योंकि शराब पीता था, ज्यादा पीता था। आपको पता है, शराब पीने के बाद में आदमी अपने आप को ईश्वर या खुदा मानता है। ऐसे में आप उसके सामने खलीफा की बात करो तो एक शराबी आदमी कहेगा ही कोई खलीफा वलीफा नहीं है रे, सबसे बड़ा खलीफा मैं खुद हूं। तो ऐसे इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। आपने भी देखा होगा रियल लाइफ में भी कि शराब पीने के बाद में आदमी की उम्र रहना, सारे के सारे नहीं लेकिन कुछ लोग होते हैं वो फिर किसी से डरते ही नहीं है। वो फिर कहते हैं मैं खुद ही हूं, जो भी हूं वो, और कुछ भी नहीं है। ऐसे तो खूब सारे किस्से हैं, पर आज अपन किस्से कहानियों की बातें नहीं करेंगे। खैर, अब सब वैसे अब इसके सामने किसी ने कोई सब खलीफा की बात की तो इसने कहा मैं खुद खलीफा हूं। वैसे वैसे शायद तक ये एक दिन दरबार के अंदर सब बैठा था सिंहासन पे, और बैठे बैठे नींद में था, आंखें इसकी बंद थी। ऐसे में कुछ लोग आए और आकर इसको कहा साहब साहब उठो प्लीज। तो ये उठा और इसने कहा क्या, सोने दो मुझे, तो सर थोड़ा सा अर्जेंट है, एक बार आप बात तो सुन लो। तो क्या कि ये निजामुद्दीन औलिया का आदमी है और ये आपके लिए जो है वो अभिवादन लेके आया है, हाय हेलो लेके आया है। केवल के भी निजामुद्दीन औलिया ने आपको हाय कहा है, हेलो कहा है। अब वो चाहता तो ऐसा भी कर सकता, ठीक है ओके, लेकिन शायद उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा क्या कि साहब निजामुद्दीन औलिया ने आपको अभिवादन किया है ना, बेस्ट विशेष भेजी अपनी तरफ से, तो उसको बोलो अपनी बेस्ट विशेष अपने पास रखे, मुझे नहीं चाहिए। और तो भला आदमी अतरुज तो कहता, हाँ ठीक है भाई मान ली, लेकिन नहीं, अब वो खड़ा होगा, खड़ा होकर पूरा डायलॉग सुनाएगा, पूरा पूरा सेंटेंस कहेगा, तभी जाके उसका ईगो ये नॉर्मल हुआ। और कहा जब मैं खुद खलीफा हूं तो ये कोई कहना सूफी संतों के सब है ना, वो जो अभिवादन स्वीकार करूंगा क्या, नहीं, ऐसा करके वापस हो गया। फिर कि भाई महिलाओं कपड़े पहन के आता था, तब बेचारे के साथ एक आध बार हो गया होगा, ठीक है ना, बेचारा तो काहे का था, लखनऊ और लाड को तो, लेकिन फिर भी ये मतलब उठा होगा और उठ के इसने देखा होगा इधर उधर कबर्ड के अंदर, इसको जो भी कपड़े आए सामने तो इसने वही पहने और वही पहन के आ गया। वो तो जब आया दरबार के अंदर तब उसको दरबारियों ने कहा साहब ये क्या पीके वाले आमिर खान मतलब बन के आए हो, ऊपर कोट और नीचे घाघरा। तब इसकी आंखें खोली रही, इसने कहा हाँ यार ऐसे ही आ गया, पर वैसे सही बात बताऊं, ठीक है वैसे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। और फिर उसके बाद में ये फिर लगातार पहनने ही लग गया। फिर इसने कहा कि इसमें क्या ही होता है, कपड़े कपड़े होते हैं, ये तो तुम लोगों ने है ना, ये सब तुम लोगों की मानसिकता है कि ये है ना पुरुषों के कपड़े और ये मतलब महिलाओं के कपड़े। कपड़ा वो होता है जिसमें आदमी कंफर्ट फील करे, ये इसकी विचारधारा थी, इसलिए महिलाओं के कपड़े पहन के ये आता था। बाद में तो ये लगातार पूरे पूरे महिलाओं के कपड़े ही पहनता था। रही बात नंगा होकर दरबार में भागना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। हो सकता है एक दो बार ये कभी कभार नंगा होकर दरबार के अंदर भाग गया होगा का मतलब अब ये सुल्तान था, पैसों की कमी थी नहीं इसके पास में, लेकिन साहब उस जमाने के अंदर शराब तो सब है ना देसी ही पीते थे, खोटियो ढोल है ना, ये क्या बोलते हैं, ढोला मारू कंजरीर मंजरीर जो भी होते हैं, वैसा ही पीता था। गर्मी का दिन होगा, अब सुल्तान है, लेकिन अब इसके पास ना तो एसी है, ना ही कोई सा कूलर है, ना ही इसके पास में पंखा है। बस हाँ सुल्तान के सम्मान में वो पीछे दो एक आदमी ऐसे थोड़ी बहुत पंखी जलते रहते थे। तो शराब पिया हुआ आदमी, इतना ज्यादा टेम्परेचर आप गया हुआ 42 44, अब उसको गर्मी लगी होगी तो उसने एक आध कपड़ा उतार के फेंका होगा, तो उसको थोड़ा अच्छा फील हुआ, उसने एक और फेंक दिया, उसको ज्यादा अच्छा फील हुआ। तो फिर इसको लगा देखो सबसे मेन बात है वो है अच्छा फील, कपड़े वपड़े नहीं। ऐसे करके इसने सारे साफ कपड़े उतार के फेंक दिए, तो बेचारे दरबारियों को तो खूब ही शर्म आई होगी। दरबारी अमीर उलेमा सारे सारे अपना सिर यूं झुका के बैठे होंगे, कहा कटे फंस गया रे यार कलर चक्कर में। अब उसके बाद उसको गर्मी ज्यादा लगी होगी, इसको लगा होगा मर रहा हूं मैं तो, मर रहा हूं, तो फिर उसको लगे देखो है ना, इतना तो उसको भी साइंस का है, सब साइंस का नॉलेज है कि खूब सारा पसीना हो रखा है। यदि आदमी स्पीड से भागेगा और जैसे ही उससे हवा टकराएगी तो एकदम से एक बार राहत मिलेगी। इस कारण से ये सब दरबार के अंदर ऐसे भागा होगा एक दो बार। तो वो इतिहासकारों ने लिख लिया कि अक्सर दरबार के अंदर नंगा होकर भागता था। खैर, तो ये इसके बारे में था, बस मुबारक खिलजी के बारे में, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में है नहीं। ये 4 ही है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यदि आपको जो प्रश्न बनता है वो है ना खलीफा वाला। खलीफा वाला कई बार आया हुआ है कि एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफ, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ही डिनाइड द बेस्ट विशेस ऑफ सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार किया। ठीक है, और ये महिलाओं के कपड़े पहनता था, ये महिलाओं के कपड़े जो पहनता था, ये वुमेन क्लॉथ्स, तो इसको शौक था। कईयों को होता भी है
कई बार आदमी गलती से भी पहन लेता है, खैर चलो और कभी। हाँ, इसके बाद में इसके साथ क्या हुआ इसको वो नंगा होके भागता है, ये तो लाइन मैंने लिखी नहीं है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कभी आती भी नहीं है, आ भी जाए तो आप ये बातें कभी भूलते भी नहीं हो, ठीक है। हमारे साथ मतलब है ना, मेन प्रॉब्लम यही होती है कि जो चीज है ना भूलने के लिए होती है उसको तो भूलते नहीं है, जो चीज याद रखने के लिए होती है उसको बार बार भूलते रहते हैं। खैर, तो उसके बाद इसकी कुछ और भी ऐसी कैसी हरकतें थी। इसका एक खास दोस्त था जिसका नाम था खुसरो शाह या खुसरो शाह, ठीक है। वो गुजरात का हिंदू था। बाद में उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस्लाम स्वीकार कर लिया तो उसको नवीन, सब उसको भी भारतीय मुसलमान बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट, मेहनती, लकी, कुछ भी मान लो। कि वो दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद में अब सब नए नए मुसलमान है, तो नए 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 मुसलमानों को उस जमाने में इतने जल्दी प्रमोशन मिलते नहीं थे, लेकिन इसने अपना हुनर दिखाया, इसने फटाफट फटाफट प्रमोशन लेते लेते ये इसका सबसे खास व्यक्ति बन गया, सेनापति बन गया, इसकी तरफ से युद्ध भी करता था। साथ ही साथ उसने बाकी वाले अमीरों से, उलेमाओं से बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे संबंध भी है ना साहब वो जो बना लिए, सबसे नहीं लेकिन काफी अमीरों से, उलेमा से। अब उसके बाद में दोनों एक दिन बैठे थे, बैठे बैठे, जबकि इसको ऐसा लगता था ये खुसरो साहब उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन खुसरो को जैसे ही लगा अब अपने अच्छे खासे कांटेक्ट है और उस वो है ना महत्वाकांक्षी था, वो भी सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन मुबारक को कहा कि तू यार योग्य व्यक्ति नहीं है। मुबारक ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मैं भले तेरा दोस्त हूं पर हूं तेरा सुल्तान। खुसरो ने कहा नहीं नहीं, तो एक्चुअली अब सुल्तान नहीं है, बस अब तो कुछ देर का ही सुल्तान है। मुबारक ने कहा मतलब कि मतलब कुछ नहीं, अब मैं तुझे मारूंगा और मारने के बाद खुद बनूंगा सुल्तान। तो ये मुबारक ने कहा पागल हो गया है क्या? उसने कहा बस पागल ही तो हो गया हूं, ये महत्वाकांक्षाएं तो रहना पागल करती है व्यक्ति को। बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी है जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मतलब खुसरो ने कहा बहुत, अब मैं तो है ना महत्वाकांक्षी हूँ, तेरी हत्या करूंगा। तो उसके बाद में जो है वो इसकी हत्या कर दी, तो सब है ना मुबारक की हत्या कर दी खुसरो शाह ने। नया जो शासक बना उसका नाम था खुसरो शाह या खुसरो शाह, खुसरो शाह या खुसरो शाह। अब अपने नोट्स में लिख लेना एक बार भाई, इसने इसकी हत्या कर दी थी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका टेन्योर को 3.5 महीने का था, इतना सही था। ये अपनी तरफ से तो पूरी अच्छी सी प्लानिंग करके आया था सत्ता के अंदर, लेकिन इसको पता नहीं था रास्ते इतने आसान नहीं है। जो लोग इसके पक्ष में थे वो भी धीरे धीरे इसके थोड़ा विपक्ष में हो गए, क्योंकि उनके ऊपर बाकी वाले लोग आरोप लगाते थे कि तुम लोग एक भारतीय मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हो। तो इसी कारण से इसके हालात, सर्कमस्टांसेस खराब हो गए। हालांकि फिर भी इतिहास में ऐसा मानते हैं कि इसने फिर भी खूब संभलने का प्रयास किया, इसने सिचुएशन को खूब अच्छे से संभालने का प्रयास किया। कैसे ही किया साहब कि अब ये जैसे साहब है ना सत्ता में आया तो इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। का मैं है ना पैगंबर का सेनापति हूं, मतलब मेरा स्थान ऊपर है और तुम लोग प्लीज मेरी ऐसे रेस्पेक्ट करो। लेकिन इसके जितने भी दुश्मन थे उन लोगों ने इसके विरुद्ध नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में है, कि सब इस्लाम अब खतरे में आ गया है। तो फिर इसने क्या ही किया कि कुछ अमीर उलेमा इसके फेवर में थे, बाकी वालों को उसने अमीर की औकात देखकर, उसकी हैसियत देखकर उनको बुलाया और कहा कि प्लीज मुझे अपना समर्थन दो और बदले में ये लो पैसे लेके जाओ। तो सब किसी को 10,000 चांदी के टंके, किसी को 20,000, किसी को 50,000, जैसा आदमी है ना सब है ना जैसी उसकी हैसियत उसके अनुसार उसने जो है वो अमीरों को सब खूब पैसे बांटे। तो अमीर धीरे धीरे इसके फेवर में आते ही जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। तो ये इस सब है ना सिचुएशन को हैंडल कर ही रहा था, जितने में एक दिन इसके दिमाग में आया कि दिल्ली के अंदर सबसे पावरफुल कोई है तो वो है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। तो ये निजामुद्दीन औलिया के पास में पहुंचा और निजामुद्दीन औलिया से आशीर्वाद मांगा। निजामुद्दीन औलिया बहुत ही वैसे थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल साइलेंट रहे, मतलब न्यूट्रल रहे। उन्होंने फिर एकदम से पूछा बता तू किस पर्पज से आया है? कि सर मैं यहाँ पे सुल्तान बनना हूँ और फिर आपने मेरे बारे में सुना तो हो गई सब कुछ ही, तो आप यदि आशीर्वाद दे दो तो ये बाकी वाले जितने भी आपके फॉलोवर्स है वो सब मुझे है ना सब वो जो बिल्कुल है ना मेरे को मान्यता प्रदान कर देंगे, मतलब कह देंगे कि यदि निजामुद्दीन औलिया ने कहा है कि भाई यही सुल्तान है, इसका मतलब सुल्तान सुल्तान है। तो वो निजामुद्दीन औलिया ने कहा हाँ वो तो ठीक है, पर और बता आगे कि नहीं ऐसा आप तो बस एक बार आशीर्वाद दे दो, बाकी मैं आपके लिए छोटा मोटा गिफ्ट लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या? तो 5 लाख चांदी के टंके। तो 5 लाख चांदी के टंके बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो कहते हैं गाड़ियों के अंदर भर के लेके आए थे, तो वो वहां से बोरे के बोरे उतारे, इतने सारे बोरे रखे। तो फिर निजामुद्दीन औलिया ने कहा चल भाई सुल्तान सुल्तान होता है। हालांकि निजामुद्दीन औलिया ने कहना क्लियरली, हालांकि आपको इतिहास की पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ सब मिलेगा, उसको मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने सब
उसके सामने उसकी मान्यता को स्वीकार किया, पर ऐसा नहीं है कि अपने कोई फॉलोअर्स को और बुला के ऐसे कहा वो कि भाई खुसरो शाह जो वो है ना मेरा व्यक्ति है, इसका ध्यान ध्यान रखना। शायद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, तो इसके बारे में ये कुछ जो घटनाक्रम है अपन एक बार देख लेते हैं। ये आरंभ में गुजरात का एक हिंदू था, किंतु कालांतर में इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। ही वॉज हिंदू फ्रॉम गुजरात एंड ही अडॉप्टेड इस्लाम। इसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। इसने मुबारक की हत्या कर दी। ही किल्ड मुबारक। इसने मुबारक की हत्या कर दी। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ कमांडर ऑफ पैगंबर, मैसेंजर या प्रोफेट। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। He declared himself as commander of messenger / prophet। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। उसके बाद में बढ़ते हैं अपन लोग आगे कि सब इसके विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है कि नारे लगाए। His opponents shouted या gave slogans like Islam is in danger, Islam is in danger। तो इसके विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है कि नारे लगाए। फिर इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख चांदी के टंके भेंट किए। ये 5 लाख जो आपको नंबर है याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को अच्छी खासे अमाउंट के अंदर पैसे दिए थे। कई बार कुछ लोग आते हैं पूछते हैं सर ये 5 लाख और 3 लाख में कभी कभार कंफ्यूजन होता है। कोई नहीं पूछता आपसे कितने, बस इतना पता होना चाहिए एक अच्छे खासे अमाउंट में, बड़े अमाउंट के अंदर उनको पैसे भेंट किए थे। तो निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख चांदी के टंके भेंट किए और निजामुद्दीन औलिया ने इसको मान्यता भी प्रदान की थी। उसके बाद में ही गेव मेनी गिफ्ट्स टू अमीर्स। इसने अमीरों को कई है ना उपहार दिए। आप अमीरों को लगातार ऐसे पैसे बांट रहे हो, इसका मतलब साफ साफ है कि आप उनका सपोर्ट गेन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो लोग आपके पक्ष में आ जाए। तो खूब सारे लोग इसके पक्ष में आए भी थे, लेकिन एक्चुअली लोगों को समझ में आ नहीं रहा था कि इसके पक्ष में जाए कि विपक्ष में जाए। क्यों? क्योंकि इसके पक्ष में खुलेआम खड़े होते हैं, और यदि खुसरो का डाउनफॉल होता है, उसका पतन होता है, तो फिर उसके साथ जितने भी अमीर खड़े हैं उनका सबका पतन होगा। ठीक है। यदि खुलकर विरोध में आ जाए और यदि खुसरो का पतन नहीं होता है, तो फिर आने वाले समय में खुसरो एक एक करके अपने विरोधियों को धीरे धीरे साफ करेगा, क्योंकि अभी तो एक बार सिचुएशन को कंट्रोल में लाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक्चुअली गाजी मलिक, जो हम लोगों ने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय सेनापति था, उसने सबसे ज्यादा मंगोलों को पराजित किया। उसको जब पता लगा कि वहां दिल्ली के अंदर सब हालात इतने चेंज हो रहे हैं फटाफट। एक्चुअली उस जमाने के अंदर आज की तरह तो है नहीं कि वहां पे कोई भी इंसिडेंट घटित हुआ तो हाथों हाथ सब फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हाथों हाथ किसी को इन्फॉर्म कर दिया। उस जमाने में खबरें पहुंचती थी कई महीनों बाद में। कोई इनको इधर से उधर से आता कहता है कि अरे यार आप लोगों को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी मर गया। तब इसने अच्छा है ना, मर गया क्या, अब कौन है नया, तो उमर है। उसने चलो ठीक है, वो सब कुछ है ना, कुछ दिनों बाद में वो जो पता लगा कि सब उसकी मलिक काफूर की भी हत्या हो गई। अब सब मुबारक है, तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद मुबारक की हत्या हुई, और ये जब उसको पता लगा तब गाजी मलिक ने लोगों से पूछा चलो मुबारक की तो हत्या हुई, पर नया है ना सुल्तान कौन है? तब का खुसरो शाह। तब उसका रिएक्शन बिल्कुल वैसे था, ये कौन है? बोले जिंदगी भर सब लड़ाइयां लड़ी हमने, ठीक है, और एक ऐसा आदमी जिसको हम लोग जानते भी नहीं है। हाँ ठीक है, उसका राइज हुआ है अभी हमने तो सब थोड़ा बहुत उसका नाम वाम सुना है। वो सब किस बात का हक मांगता है यहाँ पे? यदि अब अलाउद्दीन खिलजी के है ना परिवार में कोई भी योग्य या जीवित व्यक्ति नहीं है, तो फिर सबसे पहला हक तो हम लोगों का बनता है, मतलब विशेषकर मेरा बनता है। तो वो सब है ना, गाजी मलिक आता है। गाजी मलिक सब जैसे अपनी पूरी आर्मी लेके दिल्ली आता है, तो दिल्ली के अंदर जितने भी विरोधी लोग थे सब खुसरो के, वो सारे तुर्क इससे मिल गए और इन लोगों ने मिलकर खुसरो की हत्या कर दी। और फिर एक नए वंश की स्थापना होगी जिसको अपन कहेंगे तुगलक वंश। जिसको क्या कहेंगे? तुगलक वंश। तो गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से इसकी हत्या करवा दी। गाजी मलिक किल्ड हिम विद सपोर्ट ऑफ तुर्क अमीर। इसकी हत्या करवा दी। तो इस प्रकार से खुसरो का जो है चैप्टर वो है क्लोज हो गया था। एक चीज ध्यान रखें आप यहाँ पे, ये एक्चुअली जो खुसरो है, ठीक है, खुसरो है, इसको कई जगह पर खुसरो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये खुसरो और खुसरव दोनों सेम ही है। खुसरो या खुसरव दोनों सेम ही है। चलो इसी के साथ जो है इसका चैप्टर भी हो जाता है क्लोज। अब अपन पढ़ेंगे नया वंश, और उस वंश का नाम है तुगलक वंश, तुगलक डायनास्टी, तुगलक। ठीक है। तुगलकों के बारे में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो ये तुगलकों की विशेषता ये है कि ये है ना कौरानी तुर्क थे।
कौरानी का मतलब होता है ना मिश्रित, मिक्स्ड ब्लड वाले। बाकी वाला उस जमाने के अंदर होता है, उस जमाने में क्या आज भी होता ही है कि ज्यादातर लोग जो है वो अपनी खुद की जाति में ही शादियां करते हैं, ठीक है। अपनी खुद का उसके अंदर शादी के अंदर भी कई कई सारी चीजें देखते हैं कि भाई गोत्र अलग होना चाहिए, डेफिनेटली, ठीक है। कई बार तो मतलब ऐसा भी होता है कि भाई आपका ननियाल इस गांव में है, तो उस गांव के आसपास के 12, 24, 60 गांवों के अंदर भी लोग जो शादियों को इग्नोर करते हैं, ब्लड रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो जबकि तो उस जमाने के अंदर अरबों में, तुर्कों में सामान्य था। वैसे अपवाद भी होते थे, लेकिन वैसे ही शादियां करते थे। ये जो तुर्क थे ना, तुगलक, ये अपनी जो है वो शादियां कहीं पे भी कर लेते थे, जहां पे भी अपने को लगा। तो इस कारण से इनको जो है वो कौरानी तुर्क बोलते हैं, मिश्रित तुर्क है ये। तो इतिहास के अंदर जब नया नया इसको सब जब है ना लोगों ने पढ़ा, तब कहा कि भाई कौरानी है, तो वो कुछ लोगों को लगा कि है ना कौरानी एक कोई ट्राइब होगी। लेकिन बाद में पता चला कौरानी नाम की कोई ट्राइब है भी नहीं, ये केवल मिश्रित है। केवल क्या ही होता है, ये सब मिश्रित है। सेकंड नंबर इनकी विशेषता, सल्तनत काल के अंदर सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था, तुगलकों ने शासन किया था, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अपन है ना वो सब तुगलक डायनास्टी 1320 से लेकर 1414, तो आप देख लो ऑलमोस्ट जो है वो 94 ईयर के आसपास जो है वो इनका शासन हो गया था। तुगलक वर कौरानी तुर्क, ये कौरानी तुर्क थे। आप लोग पीछे लिख लेना मिश्रित, ठीक है। तुगलक रूल्ड फॉर 90 ईयर्स, फॉर 94 ईयर्स, इन्होंने 94 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक, लॉन्गेस्ट टाइम इन सल्तनत, लॉन्गेस्ट टाइम इन सल्तनत। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट तुगलक शासक की, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक है। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिकी था। उस जमाने के अंदर एक ट्रेंड होता था कि भाई आपका मतलब पहले नाम अलग है, लेकिन आप जैसे सुल्तान बनते हो तो आदमी नए नाम के साथ सुल्तान बनता था। उसको ऐसा लगता था कि भाई नया नाम यूं अच्छा होना चाहिए। तो गयासुद्दीन तुगलक, इसकी माँ एक्चुअली हिंदू महिला थी, ठीक है, हिंदू थी इसकी माँ। इस कारण से भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसने अपने नाम के अंदर गाजी लगाया, ताकि लोगों को लगे कि भाई गाजी है, गाजी का मतलब धर्म योद्धा है, मतलब ये व्यक्ति जो है वो लड़ने वाला है धर्म के लिए। तो ये है ना वो जो पहला प्रसिद्ध शासक है, या फिर पहला वो जो है ना सुल्तान है जिसके सब नाम के अंदर गाजी था। बाकी सामान्यतः लोग जो गाजी का प्रयोग उपाधि के रूप में करते थे, युद्ध से पहले अपने आप को जो है वो गाजी घोषित करते थे, युद्ध से पहले या युद्ध के बाद में। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो टेन्योर है वो कम ही है, ठीक है, 5-6 साल के आसपास है। 1320 में बना था, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो 5.5 साल के आसपास है, और 1325 के अंदर इसकी जो वो है सब मृत्यु हो गई थी। इसको अपन किन किन चीजों के लिए जानते हैं या जान सकते हैं, वो कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है। एक तो ये सत्ता में आया, तो सत्ता में आती एक्चुअली फील्ड में रहा हुआ व्यक्ति था, इसलिए सब कुछ ही जानता था फील्ड के बारे में। इसलिए इसने सत्ता में आते ही इसने कहा कि एक तो यार अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी पॉलिसीज थी उसके कारण से, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज को तो मुबारक खिलजी ने समाप्त कर दिया था, बाजार सुधार वगैरह, लेकिन फिर भी इसने कहा इससे जो लॉस हुआ है ना किसानों का, वो बहुत बहुत ज्यादा है। आप में से यदि किसी को क्लियर कट पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार आपको कैसे लगे, तो मैं है ना दावे के साथ कहता हूं कि हर ऑफलाइन क्लास के अंदर 60-70% लोग हाथ खड़े करके बोलते हैं कि सर अच्छे सुधार थे। जबकि वास्तविकता ये थी उसमें कुछ चीजें अच्छी थी, कि साहब जैसे है ना मिलावटखोरी पर सजा, कम तोलने पर है ना सजा, पर जो दाम घटाए थे वो बहुत ज्यादा बुरे थे। अपन लोगों के जब ये इकोनॉमी पड़ी हुई नहीं होती है, तब तो अपने को ऐसा ही लगता है कि नहीं यार, जब चीजें सस्ती होती है तो वो तो मार्केट के लिए ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चीजें जब उल्टा महंगा होती है तो वो मार्केट के लिए खराब होता है। तो आपकी भी, मुझे नहीं पता अभी तक इकोनॉमी हुई या नहीं हुई, यदि इकोनॉमी नहीं हुई है तो आप में से प्रत्येक व्यक्ति को सहमत करना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि अपने में से बहुत सारे लोग किसान परिवारों से आते हैं, ठीक है। तो जबकि उस जमाने के अंदर तो इकोनॉमी का मेन आधार ही जो है वो एग्रीकल्चर ही था, ठीक है, खेती बाड़ी। ज्यादातर लोग मतलब सारे खेती बाड़ी करते थे। अब आप एक एग्जांपल लें अपन सिंपल सा, कि मान लीजिए गेहूं जो मार्केट के अंदर 10 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है, किसान इसको पैदा कर रहा है, तो किसान की इसकी जो लागत पड़ रही है 4.5 से 5 रुपए के आसपास। तो अपने को भी पता है कि जो आदमी खेतीबाड़ी करता है, कुछ भी पैदा करता है, उसको सबसे कम प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जबकि बीच में बिचौलिए होते हैं, उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो आपने मान लिया कि 1 किलो गेहूं की जो लागत आई है 4.5 के आसपास, ठीक है, तो वो किसान 1 आध रुपए का या 1.5 रुपए का आप मान के चलो
कि सब वो जो प्रॉफिट कमा के बेच दिया। तो 6 रुपए के अंदर जो है सब किसान ने अपना अनाज बेचा, 6 या सवा 6, 6.5 मान लो, उसके अंदर बेचा। अब उसके बीच में पहले दलाल अपनी दलाली खाएंगे, बड़े दलाल, फिर छोटे दलाल अपनी है ना दलाली खाएगा, और फिर जो दुकानदार जो है ना लोगों को बेचेगा, किराना वाला, है ना वो भी अपना प्रॉफिट खाएंगे। तो सब लोग अपना प्रॉफिट कमाते 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 जो चीज एक्चुअली 6 या 6.5 के आसपास बिकी थी, वो फाइनली मार्केट में कितने में बिक रही है? 10 रुपए में बिक रही है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दाम घटा के 10 के सीधे 6 ही कर लिए। अब इस 6 रुपए के अंदर दुकानदार को भी प्रॉफिट कमाना है, छोटा दलाल है उसको भी प्रॉफिट कमाना है, बड़ा दलाल है उसको भी प्रॉफिट कमाना है, और किसान को भी प्रॉफिट कमाना है। कैसे पॉसिबल होगा जबकि इसकी लागत कितनी है? ये 4.5 5 के आसपास तो लागत ही आ गई। तो जब वापस दलाल जब किसानों के पास में पहुंचे और कहा लो भाई है ना अनाज दो, तो वो किसानों ने कहा हाँ साहब ठीक है ले जाओ, 6 के भाव है। तब उन्होंने दलालों ने कहा क्या पागल हो गया, 6 रुपए तो मार्केट के अंदर फाइनल रेट है, फिक्स की हुई है, इससे ऊपर तो बिकेगा ही नहीं अनाज, इसलिए तू तो है ना 4 में दे। तब किसान ने कहा 4 में दूं? कैसे दूं 4 में? मेरी लागत इससे ज्यादा है, मेरा खर्चा ज्यादा है, मेरी मेहनत ज्यादा है। उन्होंने कहा तो फिर ठीक है अनाज चाहिए ही नहीं। तो दलालों ने, व्यापारियों ने किसानों से अनाज खरीदना ही बंद कर दिया। अब देखो, एक जो किसान के पास अनाज होता है ना, आप में से जो भी किसान है वो ही सब समझता है कि इसको स्टोर कहाँ कहाँ पे करे। गेहूं है आपके पास 100 एक बोरी, लेकिन आपके पास ओवल नहीं है बड़ा सा, तो वो सब किसान को डर लगे, या रात को बारिश आ गई या कुछ भी हो गया थी, पूरी पूरी फसल खराब हो गई, तो बेचारा किसान है ना मजबूर हो गया। किसान मजबूर हो गया और वापस दलालों के, व्यापारियों के पास में पहुंचा, कहा साहब मेरी लागत आई है उससे थोड़ा तो ज्यादा दो। तो फिर इनके बीच में थोड़ा बहुत उठा पटक हुई और फाइनली बेचारे किसानों ने बहुत कम दामों के अंदर जो है वो अनाजों को बेचा। उसके बाद में दलाल, तो भी सब ये जो दलाल थे, व्यापारी थे, इनका प्रॉफिट इतना कम हो गया था कि सभी लोग ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों से दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? व्यापारियों को लगे यार व्यापार करने से मतलब भी क्या, पूरे साल मतलब है ना व्यापार करो, सब पैसा नहीं के बराबर। तो सब व्यापारियों ने दिल्ली में व्यापार करना बंद कर दिया, दलालों ने दिल्ली में दलाली करनी बंद कर दी, और किसानों को लगा कि खेतीबाड़ी करने से मतलब ही क्या है, घाटे का सौदा है, पूरे साल मतलब मेहनत करो और उसके बाद में औने पौने दामों के अंदर फसलें बेचो। तो फिर किसानों ने भी खेती करना कम ही कर दिया। किसानों ने कहा अपन इतना ही सब उगाएंगे जितनी अपनी खुद की आवश्यकता है खाने पीने की, बाकी थोड़ा बहुत। अब जो किसान है वो अपने खुद के लेवल पे बार्टर करने लगे थे। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय, किसी ने किसी को गेहूं दिया उसके बदले में चावल ले लिए, किसी को वापस गेहूं दिया उसके बदले में घी दूध वगैरह सब ले लिया। और कुछ किसानों ने तो इवन सब कुछ छोड़ के है ना पशुपालन ही आरंभ कर दिया। पशुपालन ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार जो है वो हालांकि तात्कालिक रूप से अच्छे थे कि साहब उसने इस कारण से एक विशाल सेना का गठन किया और उसके बाद में उसने अपने सपने को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई थी पूरे तरीके से। इसलिए जब है ना मुबारक सत्ता में आता है, मुबारक को किसी ने कहा भाई साहब ये बंद करो, मुबारक ने कहा बंद। मुबारक था उसको, ये जो कुछ भी कहो भाई साहब ऐसा करें मतलब कर लो, तो उसने कर दिया। खैर मुद्दे पे आते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक सत्ता में आता है तो उसने कहा कि यार किसानों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए उसने सबसे पहले तो ठीक है इसने एकदम खुलेआम घोषणा की। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी के सारे सुधार है ना वो सब सारे जो भी है ना रिफॉर्म्स थे उनके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन फिर भी यदि कहीं पर भी ऐसा कुछ है तो उनको सबको समाप्त किया जाए। फिर जो लैंड रेवेन्यू इसने कहा 1/2 है, इसको मैं घटाकर 1/10 करता हूं, केवल 10%, 50% से घटा के सीधा 10%। और ये जो इसकी गयासुद्दीन तुगलक की पॉलिसी थी उसको बोलते हैं रस्म ए मियामी। रस्म ए मियामी इसका मतलब ही होता है मध्यम मार्ग। पर गयासुद्दीन तुगलक ने साथ ही साथ किसानों से कहा कि रस्म मियामी का मतलब यह है कि जब भी कर निर्धारित किया जाएगा तब मैं बहुत ज्यादा उदार या लिबरल रहूंगा, लेकिन जब मेरे लोग टैक्स वसूलेंगे उस समय किसी भी प्रकार की उदारता वसूली रहना बढ़ती नहीं जाएगी। सख्ती के साथ साथ है ना वो है ना पूरा कर वसूलेंगे। तो यही था बस रस्म मियामी। इसका सिंपल सा प्रश्न आता है रस्म मियामी क्या था? तो पहला तो ऑप्शन आता है कि गयासुद्दीन तुगलक की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सही है, भू राजस्व नीति ठीक है, मध्यम मार्ग, टैक्स घटा दिया, बस यही था। फिर इसने कहा कि अपन है ना नहरों का निर्माण करवाते हैं ताकि जो है वो किसानों का भला हो। तो ये आप ध्यान रखना, ये सल्तनत काल का पहला शासक है जिसने नहर का निर्माण करवाया। उससे पहले कभी किसी व्यक्ति ने, मतलब सल्तनत काल में ना
मतलब है ना, कभी किसी ने नहर का निर्माण नहीं नहीं करवाया। बस हिस्ट्री में इन चीजों का ध्यान ध्यान रखना पड़ता है। एक लाइन सब है ना, वो जो है ना आपके सामने लिखी हुई आती है कि गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने नहर का निर्माण करवाया। फिर मतलब एकदम से कुछ लोग मेरे को वापस है ना मैसेज करते हैं कि सर आपने एक्चुअली लिखवाया था कि भाई वो है ना, वो सब एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कि अशोक ने भी नहरों के निर्माण करवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नहरों के निर्माण करवाए थे। तो आप सेंटेंस को समझो, वो प्राचीन भारत के इतिहास के है ना वो पूरा पूरा संदर्भ में, और ये यहाँ पर जो है वो केवल केवल सल्तनत काल। इसको आप या तो 1192 से मान लो या फिर 1206 से मान लो, उसके बाद में इसने नहर का निर्माण करवाया। तो ये थी इसकी जो है सबलैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। प्लस साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग किस्सा सब है ना घटित हो गया। इंटरेस्टिंग किस्सा तो क्या है कि ये जैसे दिल्ली आता है, दिल्ली के अंदर आकर सबसे पहले खुसरो शाह की हत्या करता है, और उसके बाद कुछ सब इसको जो जो लगा कि यही अपने विरोधी है, उन सबको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद में फिर इसने इधर उधर से कहा, एक दिन इसने कुछ बात कही कोई पैसों से संबंधित, तो वो किसी ने कहा साहब खजाना तो खाली है। इसने खजाना खाली है मतलब हम लोग जब पहले युद्ध करते थे तब तो खजाना पूरा पूरा सब है ना पूरा पूरा फुल रहता था। इसने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन अभी वर्तमान में खजाना खाली है। तो ये खुद गया खजांची के पास में, खजांची को बुलाया या गया एक ही बात है, उसको बुलाया और कहा भाई पूरा खाली है। उसने कहा हाँ चल देखते हैं। सब सब जाके देखा, वास्तव में खाली था। खाली था मतलब यहाँ पे खाली का तात्पर्य बहुत कम पैसा था। तो पुलिस ने कहा यार सारा पैसा गया है, गया कहाँ पे? तब किसी ने कहा साहब वो तो आपको मतलब आपको पता नहीं क्या कि आपसे पहले वाले खुसरो शाह ने लोगों को अपने समर्थन में लाने के लिए सबको खूब सारे पैसे बांटे, पैसे गिफ्ट कुछ न कुछ कुछ न कुछ। इसने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर इसने कहा लिस्ट है इसकी? तो वो किसी ने कहा हाँ साहब पूरी लिस्ट है। तो ये पूरे पैसे की वसूली करो आरंभ, पूरी पूरी। और इसने सभी अमीरों को आदेश दिया कि सब जिसने भी जितना पैसा लिया है सब वापस देंगे। तो अमीरों ने कहा चलो ठीक है सब। अब अमीर जो थे वो तीन तीन कैटेगरी में बट गए। एक तो थे बेचारे भोले भाले, ठीक है, उन्होंने तो वो है जो पूरे पूरे पैसे वापस लौटा दिए। लो साहब मेरे को तो 50,000 दिए थे चांदी के टंके, ये लो आपके 50,000 वापस। कोई और मतलब और गया, उसने कहा साहब मेरे है ना मेरे को 10,000 दिए थे, ये लो अपने 10,000 वापस। कुछ थे मूर्ख, वो दिल्ली सल्तनत छोड़ के भाग गए, ठीक है, बंगाल वंगाल इधर उधर चले गए। उनको लगा यार पैसा तो वापस क्यों ही दिए, है ना, कुछ टाइम बाद में वापस आएंगे। कुछ थे समझदार, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, वो बहुत ही एक चेहरे पे अच्छी सी स्माइल ली, पहुंच गए साहब तुगलक के पास में। कहा साहब मेरे को दिए तो 40 थे, पर उसमें से एक्चुअली ऐसा 18 तक हो गए खर्च, ये रहे बाकी वाले 22,000 रख लो। अमीर को पता था कि इस बात पे साहब गाजी मलिक उससे झगड़ा करेगा नहीं, किस किस से करेगा, क्योंकि ऐसे तो करेगा तो अमीर उसके विरोधी हो जाएंगे, उसको मार मार देंगे। तो ये थे सबसे जो है ना सबसे ज्यादा समझदार। कहा साहब दिए मतलब 20 थे, ये लो 11,000 वापस, 9 तो खर्च हो गए, उड़ा दिए मैंने। गाजी मलिक ने कहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ा दिए? इसने कहा साहब यूं ही है, अब जब पैसा था तो फिर है ना सोचा कि उड़ा देते हैं, तो उड़ा दिए। चलो ठीक है। ऐसे करते करते एक दिन एकदम से एक नाम आया सामने, निजामुद्दीन औलिया, 5 लाख चांदी के टंके। तो जब इसको गाजी मलिक को इन्फॉर्म किया गया कि साहब वो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया है, तो उसने कहा गाजी अरे वो तो बहुत बड़े आदमी है, तो साहब वो मतलब है ना उनको भी दिए हुए हैं पैसे। उन्होंने कहा चल ठीक है रहने दे यार, सूफी संत है, सूफी संत से वापस कई कई अपन लेंगे, चल छोड़। अच्छा एक बात बता वैसे कितने दिए? सब 5 लाख दिए हुए हैं। गाजी मलिक ने कहा 5 लाख? सूफी संत है यार, बाबा जी है, वो मतलब करेंगे क्या अपन लेना वो सब इतने पैसे का? तो उन्होंने कहा साहब खुसरो शाह तो लेके गया था, उन्होंने पैसे अपने रख लिए और खुसरो को कहा तू जा जिंदाबाद। काजी मलिक ने ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तो एक्चुअली इसलिए कहा था कि छोड़ो, मुझे लगा कुछ 10-20,000 50,000 होंगे ज्यादा से ज्यादा, यहाँ 5 लाख। नहीं नहीं भाई जाके इनकी साहब है ना वसूली करो। तो साहब आ गया। तो उस जमाने में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का नाम इतना बड़ा था कि जैसे अधिकारियों ने सुना कि निजामुद्दीन औलिया से भी है ना रिकवरी होगी, उन्होंने कहा साहब कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? इन्होंने कहा नहीं नहीं कोई ज्यादा नहीं है, 5 लाख चांदी के टंके छोड़े जाए कोई, जाके वसूली करो। तो अदरी साहब अधिकारी गए, अधिकारी जाके निजामुद्दीन औलिया के सामने बैठ गए होंगे। तो औलिया साहब ने पूछा हाँ भाई बताओ कैसे हो, और मैंने सुना है तुम्हारा और वापस नया मतलब है ना सुल्तान आ गया, आजकल तो है ना सुल्तान ऐसे चेंज हो रहे हैं जैसे अपने वर्तमान में एक कोई स्टेट में सीएम हो रहे हैं यूके में। तो वो लोगों ने कहा कि साहब हाँ, तो वो काफी देर तक बैठे रहे। अब उनकी हिम्मत नहीं होगी निजामुद्दीन औलिया से कहा कि साहब 5 लाख चांदी के टंके वापस दो। फाइनली हिम्मत करके उन्होंने कहा कि सर वो एक आपसे रिक्वेस्ट थी। तो क्या? वो आपको एक्चुअली खुसरो ने 5 लाख चांदी के टंके दिए थे? तो औलिया ने कहा हाँ दिए थे, तुम भी दोगे क्या? कि नहीं नहीं सर वो तो क्या ही देंगे, वो तो उल्टा वो है ना वापस मांग रहे हैं। तो औलिया साहब ने
कौन मांग रहा है वापस? कि साहब गाजी मलिक मांग रहा है, जिसका नाम अब आजकल गयासुद्दीन तुगलक है। औलिया साहब ने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या, भगो यहाँ से। तो कहते भगा दिया। अधिकारी आए वापस गाजी मलिक के पास में, कहा साहब बाबा जी ने मना कर दिया। इसने कहा छौक किया, मना, वापस जाओ। तो अधिकारी वापस गए। औलिया साहब ने कहा कहना भाई भग जाओ यहाँ से। अधिकारी वापस आए। अब बेचारे जो भी लोग थे बीच में वो है ना फंस गए। गाजी मलिक के कहे बोले कुछ भी हो जाए पैसे लेके आओ, और औलिया के 5 लाख तो छोड़ो, 5 नहीं दूं, 5 सिक्के नहीं दूं तुम लोगों को, जाओ यहां से। औलिया साहब को अपने फॉलोवर्स पे भरोसा था, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स है, यदि ये कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो एक बार तो अस्थिरता हो जाएगी दिल्ली के अंदर। तो ये सब इन दोनों के बीच में बात बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो गाजी मलिक ने वापस भेजा, तो वो अधिकारी गए। तब वो औलिया साहब ने कहा तुम लोग मूर्ख हो क्या, तुम लोगों को पता नहीं है ना, मस्जिद, मंदिर या कोई भी धार्मिक संस्था, वहां पे एक बार गया हुआ पैसा कभी वापस आता नहीं है। और है ना, भरोसा नहीं हो तो आज घर पे जाके तुम लोग सारे आमिर खान की है ना पीके मूवी देखना। आप लोग नहीं, आप लोगों को देखी हुई होगी। उनको कहा अधिकारियों को कि उसके अंदर हीरोइन का है ना वॉलेट गिर जाता है, उसके अंदर डोनेशन बॉक्स के अंदर पीके पीके मूवी में। तो बाद में पुजारी जी आते हैं, लॉक खोलते हैं, उसके बाद उसकी आईडी चेक करते हैं, इसका ही एक नहीं है, आईडी मिक्स सब हो जाती है मैच। तो वो उसके अंदर वॉलेट में जितने भी पैसे थे पर्स के अंदर वो सारे निकालते हैं, डोनेशन बॉक्स में डालते थे। हीरोइन कहते हैं ये क्या तरीका है, मुझे नहीं करना यहाँ पे दान। तब उन्होंने कहा एक बार डोनेशन बॉक्स में आया हुआ पैसा कभी वापस जाता नहीं है, इसलिए ये लोग केवल अपना है ना केवल पर्स पकड़ो। तो वो औलिया साहब ने उनसे कहा तुम लोग आज जाके देखना। इस बात पर दोनों के बीच में विवाद चल ही रहा था। इतने में गाजी मलिक साहब किसी काम से दिल्ली से बाहर की तरफ चला गया, सब है ना अभियान पे। वहां से उसने वापस मैसेज भेजा कि वो औलिया साहब ने पैसे दिए कि नहीं। तब वो अधिकारियों का साहब नहीं। तो फिर गाजी मलिक को गुस्सा आ गया। गाजी मलिक ने खुलेआम चेतावनी दी और अधिकारियों का जाके बाबा जी को साफ साफ मतलब बोलना कि मैं जब तक दिल्ली आऊं तब तक मुझे मेरा पैसा वापस पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा और कोई होगा भी नहीं। ठीक है, बाबा जी को ऐसा लग रहा है कि वो है ना बाबा जी है, मैं सारी गलतफहमियां निकाल दूंगा। अधिकारी गए, उन्होंने कहा कि साहब गाजी मलिक ने ऐसा ऐसा कहा है। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा अच्छा मुझे और धमकी, चेतावनी। तो एक बात सुनो, तुम लोग भी उसको है ना बोलना कि हनुज दिल्ली दूरस्थ। इसका मतलब होता है दिल्ली इज फार अवे, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो वो मतलब है ना उन्होंने साफ साफ ही उनके कहने का मतलब था बेटा पहले दिल्ली तो आजा, बाद में है ना बातें करना। तो बस ये उन्होंने कहा था। ये भी प्रश्न बनता है कि हनुज दिल्ली दुरुस्त किसने कहा? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसके लिए कहा? गाजी मलिक के लिए कहा। अब लोग एकदम से साहब है ना सदमे में आ गए। लोगों को लगा अब क्या होगा पता नहीं यार, अब मतलब आएगा गाजी मलिक, और गाजी मलिक आने के बाद में इनके ऊपर क्या मतलब अटैक करेगा। अब लोगों को लगा देखते हैं देखे ये अब ये सब तो है ना एक प्रकार से केवल एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं क्या ही होता है। अब ऐसे में वास्तव में गाजी मलिक दिल्ली पहुंचा ही नहीं। गाजी मलिक की रास्ते में मृत्यु हो गई। रास्ते में क्या, दिल्ली से जस्ट पास में। तो एक्चुअली इसका एक बेटा था गाजी मलिक का, गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है, जिसका नाम था जौना खां। कुछ गाइड बुक के अंदर आपको जूना खां भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वैसे सही ये है जौना खां। जौना खां जो था, जौना खां ने दिल्ली से बाहर ये दिल्ली है, दिल्ली से बिल्कुल पास में एक लकड़ी का एक अच्छा सा महल बनाया था, पूरा पूरा लकड़ी का भवन। और जब जौना खां को पता लगा कि पापा आ रहे हैं बाहर से, तो ये जौना खां उनको रिसीव करने के लिए गया इस पैलेस के पास में। गाजी मलिक को रिसीव किया। गाजी मलिक को रिसीव करने के बाद गाजी मलिक ने अच्छा, दिल्ली एक्चुअली बिल्कुल पास में थी, कोई 5-7 किलोमीटर दूर थी। तो वो जौना खान ने कहा लो पापा मैं यहाँ तक आपको मतलब रिसीव करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा नहीं थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ जो तू आया, अच्छा लगा मुझे भी। तो कहा लो अपन यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो इतिहासकार मानते हैं कि साहब गाजी मलिक ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। मतलब अब किस बात का रेस्ट, ऑलरेडी थके हुए हैं, थोड़ी सी साहब जर्नी और करेंगे, थोड़े और थक जाएंगे, उसके बाद दिल्ली में जाके आराम ही तो करना है। तो उसने कहा नहीं पापा बहुत ज्यादा थक गए होंगे, प्लीज रुको। उसने कहा नहीं बेटा चलते हैं अब यार, अब ये जो है ना ये ट्रैवलिंग कंटिन्यू ही रखते हैं। अब यार यहाँ हाथी से कौन नीचे उतरेगा, कौन वापस चढ़ेगा, काहे की रेस्ट, अब दिल्ली जाके रेस्ट करेंगे। तो वो जौना खां जिद पे अड़ गया, नहीं मैंने तो केवल आपके लिए विशेष यहाँ पे लकड़ी का महल एक मतलब बनवाया है पूरा पूरा, और आप मतलब जिद कर रहे हो नहीं। तो उसने कहा नहीं। तो वो जौना खान ने कहा नहीं आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। तो वो बीच में कोई 1-2 अमीर थे, उन्होंने कहा बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो अब रुक ही लाते हैं। तो फिर उसने कहा चलो रुक ही जाते हैं। तो कहते रुक भी गए। रुके तो वो सब जैसे लकड़ी के पैलेस के आगे पहुंचे,
तब एक आदमी भागा भागा लेके आया सीढ़ी के साथ, उसको है ना गाजी मलिक को उतारेंगे नीचे, तो वो आता है जोना खां कहता है पागल हो गए हो क्या, बहुत है ना लग्जरियस पैलेस मतलब बनाया है, यहाँ पे हाथी से उतरने के लिए सीढ़ी वीडी की जरूरत नहीं है, अंदर जाएगा हाथी और अंदर बाकायदा एक रैंप बना हुआ है, वहां पे आराम से आदमी रैंप के पास में जब हाथी खड़ेगा सब खड़ा मतलब रहेगा, तो उसकी हाइट इतनी है बिल्कुल हाथी के बराबर, तो केवल हाथी के ओहदे से खड़े होके ऐसे बिल्कुल वॉक करनी है। तो लोगों का ऐसा है क्या, तो वो हाथी अंदर जैसे घुसा, हाथी अंदर घुसा तो उसके बाद में एकदम से सब हाथी जैसी हॉल के बीचों बीच गया, ठीक है, ये जैसे हॉल है, इसके बीचों बीच पहुंचा रैंप के पास में, पूरा का पूरा लकड़ी का महल गिर गया धड़ाम से, और एक बड़ा सा बीम था ऊपर, वो आया और इसके गाजी मलिक के सिर के ऊपर टकराया, और गाजी मलिक का चैप्टर इसी के साथ ही क्लोज हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट में जोना खां बच गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर इतिहासकार आरोप लगाते हैं, कुछ इतिहासकारों को डाउट है कि ये एक्चुअली षड्यंत्र था, ये एक्चुअली क्या था, षड्यंत्र था, षड्यंत्र हो भी सकता है, पर है ना अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ये एक्चुअली षड्यंत्र नहीं था, ये केवल एक एक्सीडेंट था। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके बारे में पढ़ेंगे अपन बाद में, उसका नाम है इब्न बतूता, बगल में जूता, इब्न बतूता बगल में जूता। ये इब्न बतूता कहता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये है ना षड्यंत्र था, और वो इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला, उसकी पुस्तक के बारे में भी अपन है ना लिखेंगे बाद में, अभी आप पैनिक मत होना। तो वो रेहला के अंदर पूरा इस पूरे घटनाक्रम का विवरण बताता है और एलोबरेट कर करके बताता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया, मैंने तो इतना एलोबरेट किया भी नहीं, वो तो पूरा वैसे बताता है कि गाजी मलिक आया, जोना खान उसको वेलकम किया, फिर जिद की बच्चे की तरह यूं पैर सब है ना पटकने लग गया, कहा चलो चलो यहाँ पे एक बार रिफ्रेशमेंट तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर उसने कहा हाथी, वहां पे जैसे ही गया तो जोना खान को एक्चुअली पहले से पता था कि जहां पे हाथी पहुंचेगा वहां पर नीचे कोई एक की स्टोन है या की है ना वुड है, मतलब ऐसा कोई सेंटर है जिसके ऊपर जैसे वजन ज्यादा आएगा ना, जैसे कि हाथी का पैर या हाथी का वजन, जैसे ही है ना वजन ज्यादा आएगा तो वो पहले ऑटोमेटिक पूरा पूरा गिर जाएगा। तो वो कहते हैं हाथी जैसे उसके पास में पहुंचने वाला था, जोना खान ने बहुत स्टाइलिश तरीके से फोन निकाला, हेलो हेलो नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, हेलो 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 करके बाहर चला गया, और पीछे से वो सब पैलेस गिर गया। अब इब्न बतूता केवल इतना कहता तो भी कुछ नहीं, इब्न बतूता तो इससे भी ज्यादा लगा कि जैसे हाथी वहां पे है ना पहुंचने वाला था, तो वो जोना खां ऐसे कोई बहाना करके, देखो मोबाइल तो उस जमाने में होते नहीं थे, वो तो केवल एक मजाक थी, पर वो ऐसी कोई एक्टिंग करते करते, अरे यार कहाँ है राजू भाई, कहाँ है राजू भाई, कहाँ है, ऐसे करते करते गया बाहर, और वो बाहर जाके मुड़ा, और उसको पता था कि अब ये पैलेस गिरने वाला है। तभी वो देखता है कि उसका एक भाई वहां पे नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था। तो ये फिल्मी स्टाइल के अंदर जैसा मूवीज के अंदर होता है वैसा का वैसा बिल्कुल भागता है वो जोना खां, स्पीड से भागता है, अपने वो जो भाई का हाथ पकड़ता है, उसको खड़ा करता है खींच के। वो उसका भाई कहता है पागल है क्या, नमाज पढ़ने दे पहले। वो कहता है नमाज बाद में, पहले एक अर्जेंट बात है। अरे उसने कहा नमाज पढ़ लो, अरे अर्जेंट तेरे से कुछ बात करनी है, और वो खींच के लेके भागा वापस। कौन? जोना खां अपने भाई को। और वो भागा तो उसका भाई चिल्लाया, अरे भगा क्यों रहा है? उसने कहा कोई अर्जेंट बात है। और वो दोनों भाई एकदम से जैसे उस पैलेस से बाहर आए, और पीछे से पूरा का पूरा लकड़ी का पैलेस गिर गया, और सब जोना ये जो है ना गाजी मलिक मर गया। तो इब्न बतूता कहता है इसलिए ये षड्यंत्र है। पर मतलब एक्चुअली इसने भी क्या है, थोड़ा बहुत ज्यादा अतिशुक्तिपूर्ण कर दिया, इसलिए लोग इसके ऊपर भी डाउट करते हैं, इसकी बातों के ऊपर भी। इसकी बात के ऊपर लोग डाउट क्यों क्यों करते हैं वो भी अपन सुनेंगे बाद में। चलो, तो ऐसे कुछ घटनाक्रम घटित हुआ था, तो लिखें आप देख लेना। गयासुद्दीन तुगलक का टेन्योर 1320 से 1325। इसका मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सब कुछ बता दिया है, बस केवल एक बार अपन जो है वो स्लाइड में पढ़ लेते हैं। वास्तविक नाम गाजी मलिक था। वास्तविक नाम इसका क्या था? गाजी मलिक। इसने खिलजी द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों को पूर्णतः हटा दिया था। वैसे ना वो सब पहले ही हटी गए थे, इसलिए ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना? वास्तविक नाम गाजी मलिक। यद्यपि कुछ आर्थिक सुधार मुबारक खिलजी द्वारा भी हटा दिए गए थे। मेन जो मार्केट रिफॉर्म्स थे वो तो इसने ही हटा दिए थे, मुबारक खिलजी द्वारा हटा दिए गए। यह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। नहर का निर्माण कर। Real name Gaji Malik. He ended all economic reforms of Khilji, although few were ended by his son Mubarak Khilji. First Sultan of Sultanate who got built canal. सल्तनत काल का पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ये सीधा सा एक प्रश्न बनता है कि सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया।
इसने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया, ही डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। एक्चुअली जो भी पुराने तालाब वगैरह थे उन सबको इसने जो है वो थोड़ा बहुत साफ करवाया था, ठीक है। इसने सिंचाई कर को घटाकर 1/10 कर दिया, जो पहले कितना था 1/2 था। इसने सिंचाई कर को घटाकर 1/10 कर दिया। ही रिड्यूस्ड इरिगेशन टैक्स बाय 1/10। इसकी राजस्व नीति को रश्म ए मियामी कहते हैं। हिज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इज कॉल्ड रश्म ए मियामी। रश्म ए मियामी, रश्म ए मियामी कहते हैं। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका झगड़ा हो गया था, ठीक है, या फिर विवाद हो गया था। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद हो गया था। He faced a conflict with Sufi Saint Nijamuddin Auliya. He had a conflict with Sufi Saint Nijamuddin Auliya. फिर देखो निजामुद्दीन औलिया की बात सही हो गई, उन्होंने कहा था ना अनुज दिल्ली दुरुस्त। फिर निजामुद्दीन औलिया ने कहा हनुज दिल्ली दुरुस्त, दिल्ली अभी दूर है बेटा। निजामुद्दीन औलिया स्लेम्ड हनुज दिल्ली दुरुस्त। इंग्लिश वाले भी हनुज दिल्ली दुरुस्त को याद रखना, प्रश्न इसी से आता है, इंग्लिश में नहीं। ये तो इसका मीनिंग होता है दिल्ली इज फार अवे, दिल्ली इज फार अवे। दिल्ली लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। While returning to Delhi, he died in a wooden palace. तो लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी, दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इस लकड़ी के महल का निर्माण जौना खान ने करवाया था। इस लकड़ी के महल का निर्माण जौना खान ने करवाया था। वुडन पैलेस वॉज बिल्ड बाय हिज सन जौना खान। तो जौना खान ने करवाया था। इब्न बतूता के अनुसार यह एक नियोजित षड्यंत्र था। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इट वॉज अ प्लान कॉन्स्पिरेसी। इट वॉज अ प्लान कॉन्स्पिरेसी, ऐसा इब्न बतूता कहता है। ऐसा कौन कहता है? इब्न बतूता। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता बगल में जूता। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा कोई मूवी के अंदर गाना था, आप लोगों ने सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता। इसके बारे में भी है ना, वो जो पढ़ेंगे बाद में। अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह एक दुर्घटना थी। अकॉर्डिंग टू अदर हिस्टोरियन इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह केवल एक दुर्घटना थी। यह केवल क्या थी? एक दुर्घटना। वो कहते हैं कि जौना खान इतना भी बुरा नहीं था कि अपने पापा की हत्या कर दे, पर इब्न बतूता कहता है कि था। अब इसके पीछे हालांकि वर्तमान में कुछ इतिहासकारों को लगता है हो भी सकता है, संभावनाएं भी है, क्योंकि मतलब इसके पीछे एक सिंपल सा कारण था कि ये जौना खान जो है वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया का है ना वो जो पक्का फॉलोवर था। और जब इस जौना खान को पता लगा कि उसके पापा और उसके गुरु दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है पैसों की बात को लेकर, तभी अपने पापा के पास में जाता है। ये घटनाक्रम तो पूर्णतः सही है कि ये अपने पापा के पास में जाता है और पापा से कहता है कि पापा अब सूफी संत है और 5 लाख रुपए, हालांकि बड़ा अमाउंट है मानते हैं, पर दे दिए और भी खूब आएंगे पैसे, इसलिए छोड़ो इस बात को। तब वो गाजी मलिक कहता है बात तो तेरी सही है, 5 लाख वैसे बड़ा अमाउंट है पर इतना भी नहीं है कि अपनी खुले आम बिल्कुल है ना वॉर करने लायक साहब है ना कंडीशन में आ जाए। पर एक्चुअली क्या, अब मैंने उनसे इतनी बार मांग ली है, तो मतलब स्टार्टिंग में आ गया होता है, स्टार्टिंग में एक आध बार में हो गया होता तो कुछ भी नहीं। अब तो एक्चुअली पूरी दिल्ली की जनता को पता है कि मेरे उसके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। मैं 5 लाख रुपए मांग रहा हूं और बाबा जी मना कर रहे हैं दूंगा नहीं, इसलिए बात अब 5 लाख चांदी के टंकों की नहीं है, अब बात की बात है कि किसकी बात रहेगी और किसकी बात नहीं। तब उसने कहा अरे पापा प्लीज, तो वो गाजी मलिक प्लीज नहीं, मैंने कहा ना अब बात की बात है, 5 लाख की बात नहीं है। तो ये अपने गुरु के पास में जाता है, निजामुद्दीन औलिया के पास में, उनके पास में बैठता है। तभी औलिया साहब उससे कहते हैं क्या रे भाई आजकल तेरा बाप मतलब है ना, तेरे पापा बहुत ज्यादा ऐसे नाटक वाटक कर रहे हैं। तो गुरु जी देखो जिद्दी आदमी है, जिंदगी भर युद्ध के मैदानों में रहे, लड़ाई वड़ाई करी, अब जाके सुल्तान बनने, उनको लगता है कि भाई क्या है, और आपके किस बात की कमी है, आपके पास इतना पैसा है। और आप तो ऐसा करो कि 5 लाख चांदी के टंके मैं आपको ला के देता हूं, आप वही 5 लाख चांदी के टंके मेरे है ना पापा को दे दो और इस झगड़े को खत्म करो। तब निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि बेटा तू मतलब मुझे पैसे ला के देगा और फिर मैं तेरे है ना वो जो वापस तेरे है ना पापा को दूंगा। देख पैसा मेरे पास खूब है, मैं चाहूं तो 5 क्या है ना 50 लाख वापस दे दूं, इतना पैसा है मेरे पास। लेकिन अब बात है ना 5 लाख चांदी के टंके की नहीं है, अब बात की बात है। जौना खान ने कहा यार आप दोनों ही गजब जिद्दी आदमी हो, दोनों ही कह रहे हो 5 लाख चांदी के टंके की बात नहीं, बात की बात है, तो कौन सी बात है? तो वो औलियन का ये तो तेरे को और कभी समझ में आएगा बात कौन सी है। तो ये बात कौन सी होती है, मतलब कभी किसी को है ना वो सब
वो जो है ना पता भी नहीं होता। जैसे नहीं है वो टीवी के ऊपर एक वो आती है जो है ना वो जज अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर, वो कहती है क्या बात क्या बात क्या बात हर बात पे। चलो तो ये था जौना खां, अरे सॉरी वो जो गाजी मलिक। और गाजी मलिक के बाद में अब जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासनकाल जो है वो 1325 से 1351। हम अभी तक बार बार जौना खां कह रहे थे ना, ये मतलब वही जौना खां है, ये वही वाला जौना खां है। इसका वास्तविक नाम जौना खां था, लेकिन जब ये शासक बना तब ये मोहम्मद के नाम से बना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसके बारे में खूब सारी बातें हैं कि ये पूरे सल्तनत काल का सबसे विद्वान है ना शासक था। ठीक है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, खूब सारी इसको लैंग्वेजेस आती थी, खूब सारे इसको सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। ठीक है, लेकिन था बेचारा पनौती। ठीक है, इसको अनुभव मतलब है ना सब इसको प्रयोग करने के बहुत ज्यादा शौक थे, लेकिन इसकी किस्मत इतनी फूटी हुई थी कि जहां जहां पे भी सब प्रयोग करता था वो सारे सारे असफल होते थे। तो ये क्यों ही होते थे इसके बारे में अपन देखेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते।